हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल जीवीएन जीवन एजुकेशनल एकेडमी। यानी कि जैसे हमने कल पढ़ा था पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में हमने क्या, एक तो हमने ये देखा था कि जयांग, ठीक, और एक क्या देखा था, पुमंग, ठीक। इसको क्या कहते थे, स्त्री केशर, और इस वाले को क्या कहा था, पुंकेशर। चलिए आगे देखते हैं। जयांग की संरचना कुछ इस तरीके से थी आप लोगों की। इस तरीके से करके मैंने बताया था, इसको बताया था वर्तिकाग्र, और इसको क्या बताया था, वर्तिका, और ये क्या था, अंडाशय। कुछ अगर याद आ रहा हो तो अंडाशय, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि ये वास्तव में क्या है और इनका काम क्या है, ठीक है। ये वास्तव में क्या है और जो है इनका काम क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसको हमने बताया था पुष्पासन। क्या बताया था, पुष्पासन, जहाँ से पुष्प के क्या होते हैं, सभी अंग निकलते हैं, ठीक है। मेन काम होता है इसका, ठीक। यहाँ पे किस तरीके से ऐसे संरचना बनी होती है जिसको क्या कहा जाता है, बीजांड। तो अब हम बात करेंगे अंडाशय के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, बीजांड, ठीक। बीजांड की संरचना हमने यहाँ पे बनाई, कुछ ऐसे करके ऐसे बनती है, ठीक। यहाँ पे एक कोशिका होती है जिसको क्या कहते हैं, मातृ जनन कोशिका। क्या कहते हैं, मातृ जनन कोशिका, ठीक। अब ध्यान से देखना आप लोग, जहां से ये आवरण निकलते हैं, यहीं से निकल करके इधर की साइड में आते हैं ना, तो इसको क्या कहा जाता है, निभाग, निभाग। और इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि बीजांड यहाँ पे आवरण नहीं है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार। इसको क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार, ठीक है। ये तुम्हारा होता है हाइलम, ठीक। ये पूरा पोर्शन जो बचा हुआ है इसको क्या कहेंगे, बीजांड काय, ठीक। और ये आवरण होते हैं, ये क्या होते हैं, तीन आवरण, बाह्य परत, मध्य परत, और ये क्या होती है, अंतः परत, ठीक। चलो देखते हैं। ये जो बीजांड काय में उपस्थित मातृ जनन कोशिका होती है, ये क्या करती है, धीरे धीरे विभाजित करती है। जब इसमें विभाजन होता है तो ये एक संरचना का निर्माण कर लेती है, जिस संरचना को क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश। क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश, ठीक। इस संरचना को क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश, ठीक। समझ में आई बात आप लोगों के। हमने क्या देखा, स्त्री केसर की संरचना ये है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक संरचना है जिसको क्या कहा जाता है, बीजांड। बीजांड, अंडाशय के अंदर एक संरचना है उसको क्या कहा जाता है, बीजांड। बीजांड की हमने संरचना बनाई तो हमने देखा बीजांड में कितने आवरण होते हैं, 3। आप लोगों से पूछा जाएगा बीजांड की संरचना बताइए, आप लोगों से सीधे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बीजांड की संरचना बनाइए और बीजांड की संरचना क्या है इसके बारे में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि बीजांड 3 परतों से बनी हुई एक संरचना होती है जो कि अंडाशय के अंदर पाई जाती है, बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत। बीजांड का जो होता है, बीजांड जो होता है जिस पार्ट से अंडाशय से लगा होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है, ठीक। जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन, पोषण लेता है यहाँ से, ठीक। उसके अंदर बीजांड काय में उपस्थित एक मातृ जनन कोशिका होती है जो विभाजन करके किसका बनाती है, भ्रूण कोश का निर्माण करती है, और भ्रूण कोश में ही अंड कोशिका पाई जाती है। अभी आगे बताएंगे। तो किसका निर्माण करती है, भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और जहाँ से आवरण निकलते हैं उसको निभाग कहते हैं, और जहाँ पर आवरण नहीं होता है उसको बीजांड द्वार कहते हैं। और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, यानी कि भ्रूण कोश को छोड़ करके बाकी बची हुई जो पूरी संरचना है वो क्या होती है, बीजांड काय। भ्रूण कोश कहाँ पर उपस्थित होता है, बीजांड काय में,
ठीक। भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है? मातृजनन कोशिका से। अब चलिए देखते हैं कि भ्रूण कोश में उपस्थित कौन सी संरचना है? बीजांड। बीजांड में ही ये एक संरचना बनी हुई है जिसका क्या नाम दिया गया है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश ये आवरण युक्त संरचना है, ये कि ये जो दिख रहा है वो भ्रूण कोश का आवरण है। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो हमारी यहाँ पे उपस्थित एक कोशिका होती है उसका समसूत्री विभाजन होता है। जैसे जैसे समझा रहे हैं वैसे वैसे समझते रहिए। इसका क्या होता है? यहाँ पे मान के चलिए कोशिका है, ये कोशिका विभाजित हो गई तो दो कोशिकाएं बनी, एक यहाँ पे बनी एक यहाँ पे बनी, दो केंद्रक बन गए। ठीक, दो केंद्रक बन गए। अब ये दो केंद्रक फिर से इनमें क्या होगा? पहले इनमें ध्यान से एक बार फिर से बता रहे हैं, चलिए देखिए। ये भ्रूण कोश है। भ्रूण किसकी संरचना का आवरण है? ये जो कि मैंने यहाँ से उठाया हुआ है। यहाँ पे एक कोशिका है, ये कोशिका क्या होगी? विभाजित होगी तो दो केंद्रक बनेंगे, एक यहाँ पे बन जाएगा एक यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो विभाजन होता है अर्धसूत्री होता है। कौन सा होता है? अर्धसूत्री। ठीक। उसके बाद में फिर क्या होता है कि इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है एक, और समसूत्री विभाजन कौन सा होता है? दो। ठीक, तो एक होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजन दो बार होता है। तो पहला जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे कितने केंद्रक बनेंगे? दो। फिर से जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे कितने केंद्रक बनेंगे? दो। यानी कि यहाँ से एक एक समसूत्री, एक बार यहाँ पे समसूत्री हुआ यहाँ पे हुआ तो दो दो केंद्रक बन हो गए। जब दूसरा वाला समसूत्री विभाजन होगा तो इस कोशिका से दो कोशिका बनेंगे और इस कोशिका से दो कोशिका बनेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, इस केंद्रक से यहाँ पे दो केंद्रक बनेंगे और यहाँ पे इस केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक केंद्रक हट करके और यहाँ से एक एक केंद्रक हट करके यहाँ पे मध्य में आ जाता है। ठीक, ये जो मध्य में केंद्रक आता है, ये मध्य में केंद्रक मिल करके एक कोशिका बनाता है और उस कोशिका का क्या नाम होता है? केंद्रीय कोशिका। क्या नाम होता है? केंद्रीय कोशिका। ठीक, और इन केंद्रकों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक। इन केंद्रकों को क्या कहा जाता है? ये जो दोनों केंद्रक हैं इन केंद्रकों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक। ठीक, इन केंद्रकों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक। यहाँ पे ये जो हमारे तीन केंद्रक बनते हैं और ये तीन कोशिकाएं बना लेते हैं, इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिव्यासान कोशिकाएं। ठीक, यहाँ पे ये जो तीन कोशिकाएं बनती हैं इसमें से ये दो कोशिकाएं कौन सी होती हैं? सहायक कोशिका और इस वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? इनमें केंद्रक भी होता है। ठीक है, ये तो केंद्रक ही है ना, एक कोशिका बना लेता है, इसमें भी केंद्रक होगा। ठीक, इस वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? अंड कोशिका। क्या कहा जाता है? अंड कोशिका। ठीक, तो ये बन गई आपकी किसकी संरचना? भ्रूण कोश की। इसकी भ्रूण कोश की। ठीक, और ये संरचना किसकी है? बीजांड की। अब देखो बेटा, अंडाशय में उपस्थित जयांग जो कि स्त्री केशर पार्ट है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में उपस्थित बीजांड, बीजांड में उपस्थित भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में कौन सी पाई जाती है? अंड कोशिका। इस अंड कोशिका को ही ये जो अंड कोशिका है ये वाली, ठीक है, बता दे रहे हैं कौन सी? ये वाली। ठीक, ये जो अंड कोशिका है ना, इसी को कहा जाता है मादा युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। सबसे पहले ही दिन मैंने बताया था कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें मेन चीज किसका होता है? युग्मक निर्माण। और जब युग्मक निर्माण होता है तो कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया दो बार होती है, एक बार अर्धसूत्री बाद में समसूत्री। क्योंकि इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया दो बार होती है। ठीक, इसलिए यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बनती हैं? अब ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो केंद्रक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
यानी कि भ्रूण कोश को ही क्या कहा जाता है, 8 केंद्रकीय तथा कोशिकाएं कितनी हैं, 1 2 3, इस पूरे को एक ही कोशिका गिना जाता है, परंतु इसमें केंद्रक कितने हैं, 2। कोशिका एक है, केंद्रक 2 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी कोशिकाएं हो गई, 7 कोशिकीय संरचना। अगर आप लोगों से पूछ ले कि 8 केंद्रक तथा 7 कोशिका किसमें होती हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, भ्रूण कोश में। या पूछ लिया जाए कि 8 केंद्रकीय तथा 7 कोशिकीय संरचना क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, भ्रूण कोश की संरचना बना देंगे। भ्रूण कोश की संरचना आप क्या बनाएंगे, क्या बताएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि भ्रूण कोश की संरचना किस प्रकार से बनती है, भ्रूण कोश क्या है, तो आप लोग उसमें लिखेंगे क्या, डायग्राम तो यही बनेगा, पर लिखेंगे क्या कि बीजांड काय में उपस्थित मात्र जनन कोशिका में पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कितने केंद्रक बनते हैं, 2, और विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं, नी भाग की तरफ तथा बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है। फिर उन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक ध्रुवों पर क्या होता है, 4 कोशिकाएं केंद्रक बनते हैं, और उन चारों केंद्रकों में से एक एक केंद्रक निकल करके कहाँ पे आ जाता है, मध्य में आ जाता है, ठीक। जो 3 बचे केंद्रक हैं वो चारों ओर कोशिकाएं यानी कि कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, तो 3 कोशिकाएं दोनों ध्रुवों पर बन जाती हैं, और जो 2 केंद्रक मध्य में आते हैं वो किसका निर्माण कर लेते हैं, यानी कि ध्रुवीय केंद्रीय कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। इनको ध्रुवीय केंद्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ध्रुवों से निकल करके आते हैं, इसलिए इनको ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है, और ये आकर के केंद्रक में कोशिका का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको केंद्रकीय कोशिका कहा जाता है, ठीक। चलिए अब इसको यहीं पे रफ कर देते हैं। तो हमने देख लिया कि मादा युग्मक क्या होता है, और यानी कि मादा युग्मक कौन सी है, अंडकोशिका। अंडकोशिका कहाँ पे बनती है, बीजांड में, और भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश कहाँ होता है, बीजांड में, और बीजांड कहाँ होता है, अंडाशय में। यानी कि अंडाशय में बीजांड उपस्थित होता है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, और भ्रूणकोश के अंदर अंडकोशिका जो कि क्या होती है, मादा युग्मक होती है। अब इसको थोड़ा, अब बात किसकी करते हैं, पुंकेसर की। किसकी बात करते हैं, पुंकेसर की। तो सबसे पहले हम पुंकेसर की संरचना बना लेते हैं। तो पुंकेसर की संरचना तुम लोगों को शायद याद हो, तो कुछ मैंने इस तरीके से करके बनवाई थी, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, परागकोश। इसको क्या कहा जाता है, परागकोश। और इसको क्या कहा जाता है, तंतु, ठीक, जिसको मैंने पूतंतु बताया था अगले वाले टॉपिक में। परागकोश को अगर हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो हमको ये संरचना कुछ इस तरीके से मिलती है। बहुत आसान तरीके से आप लोग भी बनाएंगे, बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से बन जाएगी, ठीक। ये आप लोगों को परागकोश की संरचना बन जाती है, ठीक है। ये परागकोश में यहाँ पर जो होते हैं परागकण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, परागकण, ठीक है। तो परागकोश में आप लोगों से पूछा जाएगा कि परागकोश क्या है, तो मादा युग्मक जनन अंग है, सॉरी नर युग्मक जनन अंग है, ठीक। इसमें क्या होते हैं, 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं, 2। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 पालियां, 2 इधर 2 इधर दिखाई दे रही। प्रत्येक पाली में क्या होता है, अन्य 2 पालियां होती हैं, तो इसलिए इसमें कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4। और प्रत्येक प्रकोष्ठ में क्या होता है, एक मातृ जनन कोशिका होती है, जो विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है, परागकण का। तो परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण। परागकण जो है वो आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं, नर युग्मक का। तो नर युग्मक कब बनता है, इसको भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चल रहा है,
चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए ये है आप लोगों का पराग कोश। ये क्या है? पराग कोश। और ये आप लोगों का क्या है? वर्तिकाग्र। पराग कोश में जो परागकण बनते हैं वो परागकण कहाँ पे जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। कहाँ पे जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। तो जब वर्तिकाग्र पर ये परागकण आता है तो यहाँ पर एक पराग नलिका होती है, यानी कि एक पराग नलिका बनती है। और इस पराग नलिका में ही क्या होता है? परागकण से 2 केंद्रक बनते हैं। अब यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। कितने केंद्रक बनते हैं? 2। ठीक, ये 2 ही केंद्रक, इन दोनों केंद्रकों को ही क्या कहा जाता है? नर युग्मक। क्या कहा जाता है? नर युग्मक। ठीक, और हमने बताया था यहाँ पे आप लोगों का क्या है? बीजांड। यहाँ पे क्या है? बीजांड। और बीजांड में ही यहाँ पे क्या उपस्थित है? भ्रूणकोश। क्या उपस्थित है? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश में ये सहायक कोशिका, प्रतिव्यासन कोशिका, केंद्रकीय कोशिका, और इस वाली कोशिका को क्या कहा जाता है? अंड कोशिका। ठीक, चलो देखो क्या होता है कि पराग कोश से जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित श्लेष्मिक पदार्थों को अवशोषित करके वो क्या कर लेता है? अंकुरित होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये जो प्रोसेस है आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण का अंकुरण। क्या कहा जाता है? परागकण का अंकुरण, जिसमें क्या होता है? नर युग्मक बनता है। क्या बनता है? नर युग्मक। तो हमने क्या देखा बेटा कि परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण। परागकण कहाँ पे जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं? जैसे बीज नहीं होता है, पानी में उसको डालो तो वो फूल करके अंकुरित हो जाता है। सेम प्रोसेस यहीं पे भी परागकण बीज की तरह होता है। कहाँ पे जाता है? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पानी समान यानी कि लिक्विड होता है। उस लिक्विड को क्या कर देते हैं? अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके क्या हो जाते हैं? अंकुरित होते हैं। तो परागकण का जब अंकुरण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण। तो जब परागकण का अंकुरण होता है तो किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। ठीक है, नर युग्मक अब तुम्हारा क्या होता है? यहाँ पर ये जो नलिका होती है, इस नलिका के द्वारा होता हुआ कहाँ पर जाता है? इसके अंदर जाता है। इसकी प्रक्रिया हम बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये परागकण नर युग्मक का निर्माण कब होता है? जब परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तो किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अब थोड़ा ये प्रक्रिया हम देखते हैं क्या होता है कि जब परागकण यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण। क्या कहा जाता है? परागण। अब परागण आप लोगों से परिभाषा पूछी जाती है, परागण प्रक्रिया क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे कि परागकण का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी कि परागकण का, किसका? परागण प्रक्रिया क्या है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहाँ तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक, और जो परागकण की प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक कौन सी होती है? स्वपरागण। और एक कौन सी होती है? परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? परागकण स्वयं वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और परपरागण में क्या होता है? वायु द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा, जंतु द्वारा, ठीक, मानव द्वारा आदि के माध्यम से परागकण क्या होते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा?
अगले टॉपिक में रहेगा निषेचन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है और नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो स्त्री केसर की संरचना वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में उपस्थित बीजांड, बीजांड में उपस्थित मातृजनन कोशिका, मातृजनन कोशिका किसका निर्माण करती है, भ्रूण कोशिका, और भ्रूण कोश में उपस्थित कौन सी कोशिका होती है, अंड कोशिका। ये पूरी संरचना स्त्री केसर, जिसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये कौन सा होता है, अंडाशय। अंडाशय में उपस्थित ये ब्लू वाला बीजांड, बीजांड में उपस्थित रेड वाला कौन सा, अंडजनन कोशिका, सॉरी भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक। और बात करते हैं हम अब किसकी, यानी कि पुंकेसर की। तो ये पूरी संरचना पुंकेसर, जिसमें इसको क्या कहते हैं, परागकोश, परागकोश में उपस्थित परागकण का निर्माण होता है। परागकण जो होते हैं वो कहाँ पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर उपस्थित पदार्थों को अवशोषित करके वो अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर के किसका निर्माण करते हैं, नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो 2 नर युग्मक होते हैं। इसलिए निषेचन कितने बार होता है, 2 बार होता है, आगे टॉपिक में बताएंगे। अब वर्तिका परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागण के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागकण जो है यहाँ से निकल करके यहाँ तक जब जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। और परागण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, परागकण स्वयं जो है वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। परपरागण में क्या होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा और जंतु द्वारा, कीट द्वारा, कीट भी इसी में लिख लो, कीट द्वारा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कीट द्वारा क्यों नहीं होता है, कीट द्वारा, मानव द्वारा आदि के द्वारा क्या होते हैं, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आप लोगों का रहेगा निषेचन।